एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज का हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का सेशन लेकर आप सब लोगों के सामने हूं। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, दिसंबर 2024 के लिए और जून 2025 के लिए अगर आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सब लोगों के लिए रोज सुबह 8 बजे मैं पेपर 1 का सेशन लेकर आपके सामने आ जाऊंगी। कल मैंने इसी सीरीज के अंदर आईसीटी का ट्रेंड एनालिसिस किया था, बर्निंग टॉपिक्स आपको बताए थे, कैसे आईसीटी को पढ़ना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए और कितना कंट्रीब्यूशन, कितना वेटेज आईसीटी यूनिट का है पेपर 1 के अंदर। आज मैं आपकी दूसरी सबसे बड़ी यूनिट यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा डिकोडिंग लेकर आप लोगों के सामने आई हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू अप्रोच रिसर्च एप्टीट्यूड एंड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी इन रिसर्च एप्टीट्यूड। पिछले कुछ सालों में रिसर्च का वेटेज दिनों दिन बढ़ता ही गया है। इसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि अब आप सभी लोगों का रिसर्च अरीना के अंदर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गई है। और दूसरा आप लोगों का प्रैक्टिकल सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब आप लोगों के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी इसी एग्जाम यानी यूजीसी नेट से होने वाले हैं। तो कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है या किस तरीके से नए सवाल आप लोगों के बनते जा रहे हैं, उसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। अगर आप लोग सबसे पहले तो पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। चाहे फ्री लाइव क्लासेस हो, जैसे आपके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है, आपके लिए कल से डेली की पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है, तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को जॉब रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस देखने हैं तो भी आप लोगों के लिए इसी चैनल पर आते हैं, जेआरएफ अड्डा चैनल पर। कंप्लीट गाइडेंस विद द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जैसे कि आप लोगों के लिए ये वीडियो आ रहा है। क्वालिटी कंटेंट, हमेशा से मैंने बोला है कि जेआरएफ अड्डा का एक ही मोटिव है कि हम 10 की जगह हम 5 ही बनाएंगे, पर 5 ऐसे बनाएं जिससे आपका कोई फायदा हो। और एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है, ऑथेंटिक अपडेट, तो भी आप लोगों तक पहुंच जाती है सबसे पहले। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं किया था सब्सक्राइब, तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और इंश्योर करिएगा डेली लाइव क्लासेस लेने का। अब अगर मैं बात करूं तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहां पर भी डिस्कस करेंगे। देखो, 21 से 24 तक का एनालिसिस करेंगे, नए जो टॉपिक्स आपके ऐड हुए उस पर बात करेंगे, और पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या वेटेज है और कैसे उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, इसके ऊपर भी अपन बात करने चाहते हैं हमारे साथ में। और जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जेआरएफ अड्डा के साथ में पेड कोर्स लेकर डिटेल तैयारी करना चाहते हैं, चाहे दिसंबर की हो या जून की हो, क्योंकि आप लोगों को जेआरएफ अड्डा इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको 12 महीने की वैलिडिटी देता है। एक नहीं, 2 अटेम्प्ट एक ही कोर्स से आप लोगों को दिए जाते हैं, ऐसा कहीं और आपको नहीं मिलता है। और जो क्वालिटी है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आप लोग सब लोग जानते हो, वीडियोस आपके सामने, जम के आप वीडियोस देखना, आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप लोग नए दिसंबर बैच के लिए भी आना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो आप लोग जा सकते हो, इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्लीकेशन पे जाके जैसा भी कोर्स या जो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। मेरी खुद की लिखी हुई पेपर 1 की हैंडबुक है, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज और आप लोगों के क्रैश कोर्सेज भी आते हैं, तो उन्हें भी आप लोग जरूर यूज कर सकते हो। हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं और मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है अगर मैं इस तरीके के किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करती हूं। तो अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो आप दिनों दिन नोटिस करना कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। टॉपिक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, क्योंकि अब एट द एंड ऑफ द डे आप लोग रिसर्च अरीना में ही जाने वाले हो, रिसर्च ही करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एंड सोर्स है कि आप करोगे क्या फाइनली, ये आपको समझना जरूरी है। ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को एक समय पर ऐसा लगता था कि रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। एप्टीट्यूड है, याद नहीं करना है, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सबसे पहले तो काम करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट्स में भी मैंने हमेशा से आपको बताया है कि आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि कुछ चीजें नई हैं और कुछ चीजें हैं जो आप लोगों की ओल्ड है। हमेशा बोलती हूँ, जितनी ज्यादा पुराना टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा रहा होगा उतना ज्यादा डिटेल में उसे पूछा जा रहा होगा, और जितना ज्यादा नया होगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रेश वो टॉपिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट के सवाल पूछे गए, कोफिशिएंट के सवाल फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए, बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का फॉर्मूला। ओल्ड टॉपिक्स की बात करूं, से फॉर एग्जांपल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी हर बार से एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। इस बार आप लोगों से जो सवाल पूछे गए कुछ शिफ्ट के अंदर, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों के फॉर्म्स को मिक्स करके, जैसे इंटर रेटर रिलायबिलिटी होता है, इंटर रेटर वैलिडिटी ऑप्शन में लिखा हुआ था, वैलिडिटी को रिलायबिलिटी को इंटीग्रेट करके आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए थे। अब आपको डिकोड करना था कि कैसे उसे आप सॉल्व करोगे। सो एक लेवल अप क्वेश्चन है ये।
देन अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें अगर आप लोग समझते हो तो आप लोगों का ये जो पोर्शन है इसमें आप लोगों के अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनसे कैसे टैकल करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पर जो आप लोगों का सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप में जो है वो एक बहुत वास्ट यूनिट है, तो आपको यहां पर जो है वो चीजों को समराइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो सबसे पहले तो मैं ये समझूंगी कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, पुराने कौन कौन से कॉन्सेप्ट ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, नए कौन कौन से आ रहे हैं, और उसके बाद मैं जज करूंगी कि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कितना है और समराइज करूंगी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है तो मैं ये समराइज करूंगी कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए फ्रूटफुल है या जिनको मैं पढ़ के जा सकती हूँ अगले 90 से 100 दिन के अंदर, क्योंकि दिसंबर वाले बच्चों के पास इतना ही समय है। और यूट्यूब पे जो मैं ये सीरीज स्टार्ट करी हूँ पेपर 1 की, ये 90 डेज की ही मैंने स्टार्ट करी है। इसी तरीके से ये सब करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि रिसर्च के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो एटलीस्ट आपको 2 बार ही करने होते हैं। पहली बार जब आप रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो थोड़ा सा ऊपर से जाता है, बट ऐसा ही नहीं है। जब आप दूसरी बार भी रिसर्च का कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक को पढ़ के, से फॉर एग्जांपल आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़े और टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ के जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको नहीं पल्ले पड़ता है। रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जेन्युइनली मानती हूं कि आपको एक बारी या 2 बारी के पढ़ने में इतना अच्छा से क्लियर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की है। अगर आप लोगों को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं ये क्यों बोल पा रही हूं तो आप लोग रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट देखिएगा। मैंने पिछले 4 से 5 सालों में अगर कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा पढ़ाई है अपने सब्जेक्ट और आईसीटी के अलावा तो वो रिसर्च एप्टीट्यूड है, और मैंने बहुत रिसर्च करी है रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ाने की। तो एक बार जरूर उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। मैं ये गारंटी करती हूँ कि आपने रिसर्च का ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा होगा। तो देख के बताना कि मैं ये क्यों बोल पा रही हूँ। इतने सारे बच्चे जो मुझसे कनेक्टेड रहे हैं आज तक या अभी आप जब कनेक्ट होंगे अपन, तो आप सब लोग नोटिस करना मैम जब हम पढ़ भी लेते हैं कोई टॉपिक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में जाते हैं तो हम लोग इंटर रिलेट करने में तकलीफ पाते हैं। हम लोगों से डायरेक्टली रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं प्रीवियस ईयर, और इसीलिए हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और हम छोड़ देते हैं डिमोटिवेशन के चक्कर में रिसर्च एप्टीट्यूड को और सोचते देखेंगे लास्ट के अंदर। बट ये ऐसी यूनिट है जो आप लास्ट के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसका जो वेटेज है वो आप लोगों के लिए दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा ही, क्योंकि अब आपके पीएचडी एंट्रेंसेस भी जो है वो इसी एग्जाम से होने वाले हैं। तो आपका पीएचडी का वेटेज भी और लेवल भी दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हो गई है एक्चुअली। 2021 से अगर नोटिस करोगे तो रिसर्च के क्वेश्चन ही नेक्स्ट लेवल पूछे जाने लग गए हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 2 बार ही करने हैं। एक बार जब आपने टॉपिक को पढ़ा और उसके बाद में आपने क्वेश्चन ट्राई किए, दैट्स गुड, बट इसके बाद में भी जब आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया आपको समझ नहीं आया तो उन टॉपिक से रिलेटेड दोबारा से जाके रिविजन करो और फिर दोबारा से उन क्वेश्चन को ट्राई करो। तब जाके मैं मानती हूं कि एक फुल प्रूफ तरीके से आपको समझ में आएगा कि यस मुझे कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने खुद के नोट्स आपको 100% बनाने हैं। समराइज करने का मतलब भी यही है, जैसे मैंने भी यही चीज करी थी रिसर्च में। मैं आपको अपने नोट्स दे रही हूँ, पीडीएफ आपके पास में, जैसे जो भी मैं पढ़ाती हूँ लाइव या जो भी कोई भी टीचर जेआरएफ अड्डा पे पढ़ाता है वो सारी फ्री एप्लीकेशन पर चली जाती है आपकी पीडीएफ। आप लोग एप्लीकेशन पे जाते हो और फिर पीडीएफ ले लेते हो। 1000 पीडीएफ आप लोगों के पास होगी, बट मैं ये कह रही हूँ कि उसकी जगह अगर 50 पन्नों का आपके खुद का रिसर्च एप्टीट्यूड का नोट्स होगा ना तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप जब क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन को देखते ही आपने अपने नोट्स में कहां पर कौन सा टॉपिक लिखा था और उसमें एरो लगा के कौन से कलर के पेन से क्या लिखा था, अगर आप एग्जाम के अंदर यहां तक पहुंच पा रहे हो, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन पढ़ते ही ये रिलेट कर लिया आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया मैंने यहां लिखा था और यहां पर ये चीज लिखी हुई थी और ये वाले पेज पे लिखी हुई थी, अगर इतना कोरिलेट कर पा रहे हो तो 100% है कि आप उस क्वेश्चन को सही करके आओगे, आप कर लोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व। सो इट्स कॉल्ड ए सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। ये हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ, ऑफलाइन वाली क्लास में कल भी ये चीज समझा के आई थी, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। खुद के लिखी हुई चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी, जितने ज्यादा फ्लोग्राफ्स बनाओगे उतनी ज्यादा चीजें याद रहेगी। तो अगर मैं स्ट्रैटेजाइज करती तो मैं ये 100% अपने स्ट्रैटेजी के अंदर चीजें इंक्लूड करती। अब ये भी समझने की जरूरत है कि आप लोगों के पास में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो मॉडिफिकेशन जो भी आप लोगों को रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस या जो आप लोगों के एस्केलेटेड एमसीक्यूज है, जैसे मैंने आईसीटी में भी आपको बताया था, यहां पर भी मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताने वाली हूं। तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि आप लोगों के मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चंस हो गए, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हो गए। इस बार मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जो रिसर्च में देखे हैं वो देखे हैं सीक्वेंस बेस्ड
या सिचुएशन बेस्ड। देखो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सेट करना, या कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा स्टेप बाद में होगा, है ना। से फॉर एग्जांपल आप लोगों से इस बार 18 जून वाले पेपर में भी पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है, जब अभी आपके शिफ्ट एग्जामिनेशन हुए सीबीटी मोड पे, तो आप लोगों को बोला कि थीसिस अगर मुझे लिखनी है या डिसर्टेशन पेपर मुझे सबमिट करना है तो मैं कौन से स्टेप्स के अंदर काम करूंगी, पहले क्या करूंगी बाद में क्या करूंगी। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाले जो सवाल है वो रिसर्च के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बार असर्शन रीजन पे इतना जोर नहीं डाला एनटीए ने, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम पे असर्शन रीजन हमेशा से ही एक ट्रेंडी टॉपिक रहा है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चंस और मैच द कॉलम क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर। एनटीए में ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टोटल क्लैरिटी के साथ में हम लोगों को यह भी समझना होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड इज नाउ अ बिगर डोमेन विद इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों से आईसीटी और रिसर्च को मिक्स करके बड़े सवाल पूछे जाते हैं, रिसर्च को और आप लोगों के हायर एजुकेशन को भी को रिलेट करके बड़े सवाल पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल टूल्स के ऊपर आपके बहुत सवाल बनते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर आपके बहुत सवाल बनते हैं। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए बनाई है रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। चलिए मैं चलती हूँ उस पूरी की पूरी टॉपिक पर कि कैसे मैं समझाऊंगी। पहले आप इस टॉपिक को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। मैच द कॉलम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोला हुआ है नंबर ऑफ ट्रायल्स को, और यहाँ पर दिया हुआ है उसका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का स्टैट्स पोर्शन का। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाने हैं और यहाँ पर सॉल्व करना है विद द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन कॉमर्स शिफ्ट में आई थिंक ये आया था। इसके बाद आप लोग देखोगे कि आप लोगों को मीन्स और आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है या पूछा गया है, और आप लोगों से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बिहाफ पर इसको अरेंज या डिक्रीजिंग या इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज करना था। कुल मिला के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पर आप लोगों को निकालना था, ठीक है ना। हम सब लोग जानते हैं रो का स्क्वायर, तो ये आप लोगों से सवाल पूछा गया था। अब जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि वेरिएंस क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तब तक ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक, बट इट इज ऑल्सो अबाउट अप्लाइंग दैट टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जो स्टोरी बताई है, मैं स्टोरी के ऊपर चलती हूँ। देखो बाकी सब टॉपिक्स तो आप लोगों ने खूब देखे होंगे, मेरी स्टोरी सुनिएगा और बताइएगा क्या आपको कुछ सेंस लगता है। देखो आप सभी लोगों के लिए जो रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक अभी बच गया है ना, वो रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक बच गया है प्रैक्टिकल सेंस में। प्रैक्टिकल सेंस में हम क्या करने वाले हैं, वी हैव टू राइट अ रिसर्च डॉक्यूमेंट। सो हाउ टू राइट अ रिसर्च डॉक्यूमेंट इज योर अल्टीमेट गोल। एनटीए का अल्टीमेट गोल क्या है? एनटीए का अल्टीमेट गोल ये है कि जो बच्चा नेट की पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा नेट के लिए बैठेगा एग्जाम देने, वो बच्चा एक हमारे लिए क्या है, वायबल कैंडिडेट है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो बडिंग रिसर्चर है, जो आगे जाके रिसर्चर बनेगा। ऑब्वियस ही बात है उसने अपने जीवन में कभी रिसर्च पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, बट आगे जाके उसको रिसर्च पढ़नी रहेगी और उसको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखनी पड़ेगी रिसर्च के अंदर, कि कैसे रिसर्च की जाती है, क्या होता है, कैसे होता है। अल्टीमेट गोल क्या है कि उसे अच्छे से रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखना आना चाहिए। रिसर्च डॉक्यूमेंट कैसे लिखा जाता है, उसकी जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, वो प्रोसेस उसको थॉरो होनी चाहिए। यहां पर ये नहीं चेक किया जा रहा कि क्या आप वो पेपर लिख पाओगे या थीसिस लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। ये चेक किया जा रहा है क्या इसके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि हम इसको ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। क्या इसको पता है कि रिसर्च के एथिक्स का क्या मतलब होता है? क्या इसको पता है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के कैसे टाइप्स होते हैं? क्या इसको ये पता है कि कोई भी एक रिसर्च डॉक्यूमेंट अगर लिखा जा रहा है तो उसके लिए कैसे काम किया जाएगा, क्या क्या सीक्वेंस है जिसमें काम किया जाएगा, क्या वो काम मैं उसे सिखा सकता हूं या नहीं, वो एप्टीट्यूड आपका चेक किया जा रहा है। तो आपको इनकी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अल्टीमेट गोल ये है कि हाउ टू राइट अ रिसर्च डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके लिए देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाता है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। 8 स्टेप की एक रिसर्च प्रोसेस होती है। वो 8 स्टेप की रिसर्च प्रोसेस जब आप सीख जाते हो तब फाइनली आप एक डॉक्यूमेंट लिखने लायक होते हो। यहां पर देखो आपका एथिक्स इस डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। आपका जो पेपर आपने बनाया है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए और बिना किसी एथिकल वायलेशन के होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज में सबसे हाई होना चाहिए। किसी तरीके की चीटिंग, कॉपी पेस्टिंग नहीं चलती है। आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, बिकॉज रिसर्च का मतलब ही यही है टू फाइंड समथिंग न्यू इन समथिंग ओल्ड। रिसर्च करना, कोई खोज की हुई चीज में दोबारा से कुछ खोज करना,
ऑब्जर्व करना, कलेक्ट करना और इंटरप्रेट करना अपना खुद का नॉलेज, यानी कुल मिला के ट्रूथ को फाइंड आउट करना। तो ये ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए एथिक्स वाले पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है आज के टाइम पे, और इसी के लिए अलग से प्री पीएचडी नाम का कोर्स भी ऐड किया है आपके कोर्स वर्क में। सो आप लोगों का जो प्लेजरिज्म होता है उसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, देन लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म। लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म में भी अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी बनने लग गए हैं। लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म पे स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं इस बारी तो। देन आप लोगों से पूछा जाता है कि कैसे हम प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करें, उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर या टूल्स लगते हैं उसका क्या है। फिर आपको ये बोला जाता है कि प्लेजरिज्म को रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करें और कैसे पेनल्टी से हम बचे सकते हैं। देन आप लोगों का किस तरीके से जब हम लोग डॉक्यूमेंट को लिखते हैं उसकी एथिक्स को इंश्योर करने के लिए हम एक रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करते हैं साइटेशन के लिए। तो वो रेफरेंसिंग स्टाइल का क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स की होती है, साइटेशन का क्या मतलब होता है, कैसे लिखते हैं, हेडर और फुटर के अंदर फुट नोट या एंड नोट कैसे लिखा जाता है, कंप्लीट रेफरेंसिंग, हाउ टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एथिकली। अगर आपका रेफरेंसिंग अच्छा नहीं है तो वो ग्रामेटिकल एरर या जो भी पंक्चुएशन एरर्स भी आप लोगों के एक तरीके के एथिकल वायलेशन में आते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो डेटा की इंटीग्रिटी, डेटा का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और आप उस समय कोई डेटा लिख रहे हो तो वो ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है, वेरीफाइड होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग कैसे अपनी स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस को कंडक्ट करोगे, उसके लिए कौन कौन से टूल्स आप यूज करोगे, वहां पे सवाल बनता है। देन कैसे आपने डेटा कलेक्ट करना है, आपका जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, वेरीफाई करने के लिए यू नीड एन ऑडियंस जो आपकी बात को वेरीफाई करे। तो आप सैम्पलिंग कैसे करोगे, किन किन टाइप से करोगे, कौन से टाइप की सैम्पलिंग से किस तरीके का आप लोगों का कंडक्ट के अंदर हेल्प होता है या नहीं होता है, कौन कौन सी जगह पर प्रोबेबिलिस्टिक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक लगाई जा सकती है। देन आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे बनती है हाइपोथेसिस, क्यों बनानी है हाइपोथेसिस और क्यों नहीं बनानी है हाइपोथेसिस। अब जब बना ली है, सैम्पलिंग कर ली है, तो कैसे उसे टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस टेस्ट पर हर बार सवाल बनता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय ही स्टैटिस्टिक्स वाले सवाल बनते हैं, तो इनको ही कोरिलेट करके आप लोगों से सवाल बनता है। जब आपने ये सभी चीजें करी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी नाम की ये जो चीज है ये क्या है, हाउ टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। इनके टाइप्स को जैसे मैंने कहा इंटर रिलेट करके अब सवाल पूछे जाने लग गए हैं और ये डेफिनेटली अगर एनटीए बना रहा है तो हर बार तो कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी नहीं, जेन्युइनली इनको कोरिलेट करके सवाल पूछे जा रहे हैं। सो अगर मैं ऑल एंड ऑल बोलूं तो आप लोगों के लिए ये जो पूरी स्टोरी है ये मैंने बनाई है इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट से। हम सब लोग जानते हैं कि रिसर्च जो होती है वो 8 स्टेप की एक प्रोसेस होती है। किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस लिखे होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, पहले मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करूंगी। लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, क्या मतलब होता है, मेरे लिए रिसर्च का मतलब है कि डेटा को ऑब्जर्व करना है, उसे कलेक्ट करना है और इंटरप्रेट करना है। पर डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ ऑब्जर्व, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं जो है वो क्या हमारे लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस लगाऊंगी। मुझे पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रही हूँ क्या उससे पहले कोई ने किया है, और अगर किया है तो मैं कैसे डिफरेंट कर सकती हूँ, और अगर किया है तो उनका डेटा कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, कैसे कलेक्ट किया था। तो एक आइडिया बेसिक मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग हाइपोथेसिस क्रिएशन पर आते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं दैट हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट अ क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व। ये हमने देखा प्रॉब्लम में, जब हमने प्रॉब्लम बना दी तो प्रॉब्लम बनाने के बाद में अब हम अज्यूम करते हैं कि यार मुझे इसका सोल्यूशन शायद ये लग रहा है। वही सोल्यूशन चेक करने के लिए ना हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं और वही सोल्यूशन का फाइनली हम बताएंगे वेरीफाई करके सारी सैंपलिंग के साथ में कि यार ये सही है या नहीं है। तो हमने हाइपोथेसिस को क्रिएट किया। हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के बाद में फाइनली हम लोगों ने हमारी रिसर्च की डिजाइन बनाई। रिसर्च की डिजाइन बनाने के बाद में हमने पॉपुलेशन बनाई, पॉपुलेशन से हमने सैम्पलिंग करी, सैम्पलिंग से हमने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद में फाइनली हमने रिपोर्ट किया ये डॉक्यूमेंट है भाई, इसमें ऐसे 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 चीजें होने वाली थी। इस तरीके से पूरी की पूरी जो ये रिसर्च प्रोसेस है, ये जो 8 स्टेप्स है, यही अपने आप में सिलेबस है जिसको मैं रिलेट करके दिखाना चाह रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, रिसर्च डॉक्यूमेंट इज योर अल्टीमेट गोल। अब उसमें जो जो चीजें इंक्लूडेड होती है वो आपको पढ़नी होती है। तो इस तरीके से ये आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप रिसर्च को पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिसर्च की अप्रोचेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, ऑन्टोलॉजी क्या होती है, एम्पिरिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है ना। इस तरीके की चीजें हमको समझना जरूरी है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी कभी इनसे डायरेक्ट सवाल भी बन जाते हैं। देन हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी रिसर्च है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।
क्या एक अच्छी हाइपोथेसिस होती है, अच्छी सैंपल का मतलब क्या है, एरर फ्री होने का मतलब क्या है, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए। फिर हमारी होती है कि जो रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। कभी कभी रिसर्च की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, उन्होंने अपने अपने रिसर्च की डेफिनेशन दी है। इनसे भी कभी कभी बेसिक सवाल, डायरेक्टली इंटरोगेटिव सवाल बनता है, वहां पे भी आप लोगों से सवाल बन जाता है। ये सब चीजों से आप लोगों का फाउंडेशन बनेगा, बेस बनेगा रिसर्च का। ये समझ में आएगा तब जाके हम लोग जो है बाकी सारी चीजों पर आएंगे। मेरे हिसाब से रिसर्च के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे प्रपोजल है, पेपर है, आर्टिकल है, डिसर्टेशन पेपर है आपका, और थीसिस है। ये 4 फॉर्म में आप किसी भी एक रिसर्च को रिपोर्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कर सकते हो। इन सभी को कैसे लिखा जाता है और इनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोसेसेस लगती है, यही आपका पूरे रिसर्च का सिलेबस है। तो जब भी आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले माहौल बनाओ कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक स्टेप्स को पढ़ूंगी। अगर आप लोग ये 8 स्टेप्स को थॉरोली पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से रिसर्च में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। बट जैसे मैंने कहा, ये फाउंडेशन है, पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कैसे है। क्योंकि अगर अब आपको ऐसा लगता है कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाऊंगा तो चल जाएगा। मैंने आप सभी लोगों को टाइप्स ऑफ रिसर्च भी पढ़ाई और मैंने उनके 25 कीवर्ड्स भी दिए। बच्चे को ऐसा लगता है मैं 25 कीवर्ड्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ठीक नहीं है। क्योंकि अब डायरेक्टली कीवर्ड्स पढ़ के अगर आप सोचते हो कि ठीक है यार मैं बस आंसर टिक करके आ जाऊंगा, तो नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी सॉल्व करना है तो मल्टीपल कीवर्ड्स को इंटीग्रेट करके दिया जा रहा है, हिडन वर्ड्स दिए जा रहे हैं। उनको समझने के लिए जरूरी ये है कि पहले टाइप ऑफ रिसर्च समझ में आए, क्या होता है रिसर्च में, मेथड्स क्या होते हैं, मेथडोलॉजी क्या होती है, पैराड्रिम क्या होता है, ये सब समझ में आएगा। ये पिलर बनेंगे फाउंडेशंस के, तब जाके हम लोग जो है वो आगे की कहानी अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझ में आया होगा कि मेरा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो एप्टीट्यूड में ही जाएगा। और एप्टीट्यूड में जब जाएगा तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों का अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो रिसर्च और आईसीटी ये जो है, ये 2 यूनिट्स मिलके आप लोगों के पूरे पेपर 1 का मेजॉरिटी पोर्शन लेके जा सकते हैं। जितना आप लोगों का आरसी और डीआई लेके जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये परमानेंट टॉपिक्स हैं और ऐसा नहीं है, इनका वेटेज दिनों दिन इंक्रीज ही होगा। प्लस आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बताऊं तो ये 2 यूनिट ऐसी जो आपको जीवन भर पढ़नी है, तो आप इनसे भाग नहीं सकते। जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था कल की कि आईसीटी से भागा नहीं जा सकता, इससे भी बिल्कुल ही कतई भागा नहीं जा सकता है, राइट। बाकी हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ दैट 1 एग्जाम 1 वैकेंसी एंड 1 सिलेक्शन, दैट्स ऑल यू नीड। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या ऐसा है या वैसा है, तो मैं आपको एक चीज, सिंपल सी चीज बोल देती हूँ, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, है ना। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। क्योंकि आपको देखो, आपने आज तक कुछ भी पास्ट में जीता हो नहीं जीता हो, आपका अभी क्या मोटिवेशन लेवल है, पर मैं एक चीज बता देती हूँ, हमें एक एग्जाम चाहिए, एक ही सिलेक्शन चाहिए, एक ही वैकेंसी चाहिए। अगर आपने ये प्राप्त कर लिया, अगर आपने इसके लिए सोच के पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं जो है वो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगा, प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, जो भी रिजल्ट होना है देखा जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी भी हो जाएगा और आपके लिए नॉलेज गेनिंग वाला पोर्शन अच्छा होगा। ये रिसर्च की बॉटम अप अप्रोच कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इसके अलावा ऐसे ही सभी वीडियोस के लिए जेआरएफ अड्डा चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। रोज सुबह 8 बजे जैसे प्रॉमिस किया है मैं आऊंगी। कल आप लोगों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग को डिकोड करूंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से हमारी कल के सेशन में। बाय बाय।